नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी ने न्यूज में सुना होगा कि बांग्लादेश जल रहा है। वहां खतरनाक प्रोटेस्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स के। वहां की शेख हसीना जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें देश से बाहर भागना पड़ा है। वहां के जो प्रोटेस्टर हैं प्रधानमंत्री के घर में पहुंच गए और वहां जाके ब्लॉग बना रहे हैं। उनके बिस्तर में सो रहे हैं, उनके फ्रिज का सामान खोज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है बांग्लादेश की। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि बांग्लादेश आखिर इस स्थिति में पहुंचा कैसे। ये जो छात्र आक्रोशित हुए वो क्यों हुए, ऐसा क्या मामला था वहां। मेन आप सुनते होंगे कि आरक्षण के विरोध में छात्र आए, लेकिन आरक्षण कैसा था, कैसे बांग्लादेश नया देश बना, आगे क्या क्या इसका इतिहास है, कैसे शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी, बांग्लादेश जो अभी तक आर्थिक व्यवस्था में इतना आगे बढ़ रहा था अचानक इसकी इतनी दुर्दशा क्यों हो गई। इन सभी पहलुओं को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। मेन हमारा उद्देश्य ये होगा कि क्यों आखिर शेख हसीना को इतना खतरनाक प्रोटेस्ट कैसे हो गया कि शेख हसीना को देश ही छोड़ना पड़ गया, जबकि वहां जो इंटरनेट है, मोबाइल है, सभी को शट डाउन कर दिया गया है। मतलब कुछ नहीं चल रहा है तो भी लाखों प्रोटेस्टर कैसे आ गए आगे। तो एक एक पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला तो कारण क्या है इसका। देखिए, कारण ये था कि बांग्लादेश में 56% आरक्षण है। 56% आरक्षण है और उसमें भी 30% आरक्षण है फ्रीडम फाइटर को। अब ये फ्रीडम फाइटर कौन है? फ्रीडम फाइटर वहां के स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो स्वतंत्रता सेनानी ये हैं, आप ये समझिए इतिहास कि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान आजाद हुए। बहुत कम लोग को पता होगा कि जैसे ये भारत है आपका, तो यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। तो 1947 में जब हम आजाद हुए तो बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं था। एक बना भारत और एक बना पाकिस्तान। ये था पश्चिमी पाकिस्तान और ये भारत के पूर्व में था पूर्वी पाकिस्तान। मतलब सोचो, अभी तो हम एक से नहीं निपट पा रहे हैं, उस समय दो पाकिस्तान थे और दोनों हमारे अगल बगल थे। तो ये स्थिति थी पाकिस्तान की, क्योंकि विभाजन धर्म के आधार पे हुआ था। तो दोनों मुस्लिम देश थे, इसलिए पाकिस्तान बना दिया गया इनको। रेड क्लिफ ने सीमा खींची और इसीलिए उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। अब दिक्कत ये हुई, देखिए हमेशा बोला जाता है धर्म से सब कुछ नहीं चलता। अब आप धर्म के आधार पे देश तो बना दिए कि मुस्लिम धर्म के आधार पे जिन्ना ने मांगा कि हमको पाकिस्तान चाहिए। लेकिन क्या है कि भाषा वहां की जो है ना, अब पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश में या जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां 90% लोग बंगाली बोलते थे। तो दिक्कत ये है, अब पाकिस्तान के जो कायदे आजम थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनको ये लगा कि बंगाली को हम पाकिस्तान की भाषा नहीं बना सकते, क्योंकि हमको अपने को अलग दिखाना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो वो राजभाषा डिक्लेयर कर दी है उर्दू को। अब जो बांग्लादेश वाले हैं या जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं, उनको ये लगा कि यार हम तो उर्दू बोलते भी नहीं, हमारी भाषा तो बंगाली है और आप हमारे ऊपर उर्दू थोप रहे हैं। इसके अलावा इनके ऊपर आर्थिक अत्याचार भी बोल सकते हैं, कि जैसे छत्तीसगढ़ के साथ कहा जाता था ना कि छत्तीसगढ़ मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है, कमा के छत्तीसगढ़ देता है, लेकिन खर्च मध्य प्रदेश में हो जाता था। तो वही बात यहाँ भी थी कि टोटल पाकिस्तान का जो निर्यात है उसका करीब 60% निर्यात पूर्वी पाकिस्तान करता था, मतलब बांग्लादेश करता था। लेकिन केवल अगर 100 रुपए खर्च होता था तो 25 रुपए ही बांग्लादेश के ऊपर खर्च किया जाता था, बाकी सब पश्चिमी पाकिस्तान में कर लिया जाता था। इसके अलावा दिक्कत क्या हुई कि एक नवंबर 1970 में एक तूफान आया, साइक्लोन आया, चक्रवात, जिसका नाम था भोला। भारत ही नाम रखा था भोला। और इसमें 3 लाख लोगों की मृत्यु हो गई बांग्लादेश के। और क्योंकि सरकार ये पाकिस्तान के अंडर आते थे, तो पाकिस्तान वाले इनके लिए कुछ नहीं किए, मतलब कोई प्रयास नहीं किए, कोई मदद नहीं किए। तो बांग्लादेश वालों को ये लगा कि यार हम तो अपने देश में ही उपनिवेश है ना, आप हमारा पैसा ले ले रहे, हमारे ऊपर खर्च नहीं कर रहे, हमारे ऊपर आप अपनी उर्दू थोप दे रहे। और बांग्लादेश ऐसे समझेंगे, अंग्रेज भी क्योंकि डरते थे। बांग्लादेश जिस एरिया से आता था उसका नाम था बंगाल। और बंगाल पहले दो भाग में आप समझते हैं कि पहले, अब ये पश्चिमी बंगाल है, वो पूर्वी बंगाल था। तो बंगाल जो है इंटेलेक्चुअली रूप से भारत का सबसे प्रमुख गढ़ था। आप देखेंगे जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए, राजा राम मोहन राय से लेके जो भी समाज बने, अरविंद घोष तक, सुभाष चंद्र बोस तक, बंगाल में अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी आए। पढ़ाई लिखाई अच्छी थी बंगाल की। तो ये जो बांग्लादेश के लोग थे वो पढ़े लिखे थे ज्यादा,
और जो पाकिस्तान के लोग थे वो इनसे इंटेलेक्चुअली रूप से कम थे। तो एक उनको दिक्कत तो थी इंफीरियरिटी की। तो वो अपने को ये समझना चाहते थे कि हम पाकिस्तान अच्छे हैं और बांग्लादेश हमारे से कमजोर है, कुछ करते नहीं थे इनके लिए। अब दिक्कत क्या हुई कि 1970 में चुनाव हुआ। 70 में चुनाव हुआ तो जो पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश है, वहां 162 सीट है और 162 की 162 मैक्सिमम सीट जीत गई वहां की पार्टी आवामी लीग। पश्चिमी पाकिस्तान में 138 सीट है और यहाँ बहुत सारी पार्टियां थी, सब थोड़ा थोड़ा जीती। अब देखो लॉजिकली किसकी सरकार बनेगी, किसकी बनेगी? 300 सीट में 162 अगर आवामी लीग जीती तो आवामी लीग की सरकार बननी चाहिए चुनाव के हिसाब से या लोकतंत्र के हिसाब से। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान या अभी का पश्चिमी, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं पश्चिमी मतलब जो पाकिस्तान है और पूर्वी मतलब जो बांग्लादेश बना, तो जो वर्तमान पाकिस्तान के जो मिलिट्री लीडर थे या बाकी थे उनको लगा कि ये हमारे ऊपर शासन करेंगे बांग्लादेश वाले, तो वो इस चुनाव को रद्द कर दिए, बोले कि हम ऐसे चुनाव को नहीं मानते। अब अवामी लीग या बांग्लादेश वालों को लगा कि भाई हम चुनाव जीत के आ रहे हैं, हमारी मतलब ना तो हमको भाषा के रूप में इज्जत मिल रही, ना तो आर्थिक रूप से हमारे को इज्जत मिल रही, हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है, कोई हमारे ऊपर आपदा आती चक्रवात जैसी तो भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है, हम चुनाव जीत के जा रहे हैं तो भी हमको आप नहीं ला रहे, मतलब हम किस प्रकार से आजाद हैं। तो ये जो आवामी लीग और इसके जो सबसे बड़े नेता थे उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। तो उन्होंने इनके खिलाफ एक सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन चालू कर दिया। शुरू में वो आर्मी नहीं चाहती थी ये बने, और इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश में सैन्य कानून लागू कर दिया पाकिस्तान की आर्मी ने, कि बोला कि अब ये चुनाव को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और यहाँ सेना का कब्जा होगा। उसके खिलाफ मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसोबीडियंस जो गांधी जी का था सविनय अवज्ञा, वो आंदोलन चालू कर दिया कि हम प्रेम से आपके कानूनों का विरोध करेंगे, हम आपके कानूनों को नहीं मानते। आगे क्या कहानी हुई कि जब आप ये चालू कर दिए सविनय अवज्ञा, तो पाकिस्तान की जो फौज है इनके खिलाफ क्रूरता करने लगी, खूब ज्यादा क्रूरता हुई, जितने भी आजादी के समर्थक थे उनको मारा गया, महिलाओं के साथ दुराचार किया गया, व्याभिचार किया गया। और ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, 1 करोड़ लोग रिफ्यूजी बन गए। रिफ्यूजी मतलब समझते हैं कि 1 करोड़ लोगों को अपने घर से भागना पड़ा, मतलब पूरा बांग्लादेश उबल रहा था, 1 करोड़ लोग रिफ्यूजी बने, सभी को भागना पड़ा। और बांग्लादेश आप देखेंगे, अगर आप नक्शा देखेंगे तो बांग्लादेश ना 3 तरफ से भारत से घिरा है और कहीं और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो अब ये भाग के कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे भारत। और भारत भी ना मौका खोज रहा था, उस समय भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो चाहती थी कि ऐसा कोई मौका मिले, क्योंकि दोनों तरफ पाकिस्तान, समझ रहे हैं आप। तो इंदिरा गांधी को मौका चाहिए था, इंदिरा गांधी को लगा कि ये अच्छा मौका है। इंदिरा गांधी इनडायरेक्टली तो शेख मुजीबुर रहमान को सपोर्ट कर ही रही थी, अब धीरे से वो बोली कि एक इंटरनेशनल माहौल में वो बोली कि भाई देखो, बांग्लादेश के जो रिफ्यूजी हैं वो हमारे देश में आ रहे हैं, तो हमारे लोगों के ऊपर, हमारे जनसंख्या के ऊपर, हमारे संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, तो हमको इनकी मदद करनी पड़ेगी। और इनकी मदद करने के लिए भारत क्या किया, भारत की सेना बांग्लादेश के साथ वो हो गई, क्या बोलेंगे, भारत की सेना बांग्लादेश का जो लिबरेशन वार था या आवामी लीग था उसका सपोर्ट की। ये बांग्लादेश का लिबरेशन वार हुआ, वहां के लोगों जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनको हम बोलते हैं फ्रीडम फाइटर। समझ रहे, जो रिजर्वेशन जिसके लिए इतनी कहानी अपन सुने, कि जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, और वो बहुत बड़ी लड़ाई थी ना कि पूरी आर्मी आपके खिलाफ। और यहीं पे एक और शब्द आप ध्यान रखिएगा, रजाकार। रजाकार वो थे जो पाकिस्तान के समर्थक थे, मतलब बांग्लादेश में कुछ लोग तो रहेंगे ना जो चाहेंगे, जिनको फायदा हो रहा था, तो ये रजाकार पाकिस्तान के समर्थक थे और उनके खिलाफ जो लड़ रही थी पार्टी उसका नाम था आवामी लीग, और ये स्वतंत्रता चाहते थे। तो रजाकार लोगों ने इनके खिलाफ अत्याचार किया, यहाँ की जनता के खिलाफ। लेकिन अब वो अपना लिबरेशन वार लड़े, भारत की फौज ने भी उनकी मदद की और पाकिस्तान की फौज को घुटने टेकने पड़े। यहीं पे आपको अगर पता हो तो 71 के युद्ध में क्या हुआ कि अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान का समर्थक है, वो अमेरिका, जब पाकिस्तान के ऊपर भारत हमला करता है तो अमेरिका अपना
जहाज भेज देता है, समुद्री जहाज पाकिस्तान के समर्थन में। उस समय शीत युद्ध का काल था, इंदिरा गांधी भी अपनी बुद्धि दिखाती हैं और वो रूस के साथ संधि कर लेती हैं और रूस को ये बोलती हैं कि अगर आप हमारे ऊपर कोई आक्रमण होता है तो आप हमारी सहायता करना। जब अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में अपना समुद्री बेड़ा भेजता है तो रूस भी अपना समुद्री बेड़ा भेज देता है भारत के सपोर्ट में। अब दोनों को लगता है कि हम तो आपस में लड़ लेंगे, तो दोनों पीछे हट जाते हैं और भारत पाकिस्तान को खुला छोड़ देते हैं। जब भारत को फ्री हैंड मिलता है तो भारत पाकिस्तान की आर्मी को सरेंडर करा देता है और 1971 में एक नया देश बनता है जिसका नाम होता है बांग्लादेश। तो आप ये भी ध्यान रखना कि बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ। अब इसके बाद क्या है कि जब 71 में बांग्लादेश बन जाता है तो शेख मुजीबुर रहमान को लगता है कि कोई व्यक्ति जो अपना पूरा जीवन दे दिया, मतलब जो फ्रीडम फाइटर थे, वहां के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया ना, तो वो बोले कि इन लोगों के लिए कोई ना कोई जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें आरक्षण होना चाहिए। और अभी की डेट में ये आरक्षण 30% है, जो 1972 से शुरू हुआ। 30% आरक्षण फ्रीडम फाइटर को है। इसके अलावा और क्या क्या आरक्षण है? 10% महिलाओं को है। 10% आरक्षण जो पिछड़े जिले हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वहां के लोगों को है। 5% आरक्षण इथनिक माइनॉरिटी को है और 1% आरक्षण पीएच को है, जो फिजिकली डिसेबल्ड है। असली विद्रोह इस आरक्षण के खिलाफ, वो भी क्यों है मैं आपको समझाता हूं। देखो, अब फ्रीडम फाइटर को आप दे दिए, ठीक। अब आगे क्या हुआ कि 72 में तो जो फ्रीडम फाइटर थे उनको मिला। अब 97 आते आते उनके बच्चे हो गए। बच्चे मतलब बच्चे बड़े हो गए। अब कोई 90 साल का, 60 साल का, 70 साल का व्यक्ति को तो आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो फ्रीडम फाइटर बोले यार हमको जरूरत नहीं है, हमारे बच्चों को दे दो। तो 97 में ये कानून आया कि अब ये जो 30% आरक्षण है ये फ्रीडम फाइटर को भी मिल सकता है, स्वतंत्रता सेनानी जो युद्ध लड़े बांग्लादेश के लिए उनको भी मिल सकता है और उनके बच्चों को भी मिल सकता है। अब 2010 में क्या हुआ कि उनके बच्चे के बच्चे हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। तो 2010 में ये कानून आया कि भाई बच्चे के बच्चों को भी मिल सकता है। अब इसमें कोई लॉजिक है? आप बताओ। मान लीजिए मैं युद्ध लड़ा, मेरे को मिला, मैं समझ में आता, मेरे बच्चे को क्यों मिलेगा यार, और उसके बच्चे को क्यों मिलेगा? और दूसरी दिक्कत ये थी कि कौन बताएगा कि ये फ्रीडम फाइटर था। इसमें भ्रष्टाचार के भी ठीक ठाक आरोप लगे, क्योंकि आपको जिससे पैसा मिला, सरकारी काम तो आप जानते हो, जिससे पैसा मिला उसको बोल दिया तुम आज से फ्रीडम फाइटर हो, तुमको नौकरी दिलवा देंगे। तो जो बाकी लोग थे, जैसे हमारे यहाँ यूपीएससी होता है ना, वैसे बांग्लादेश में बीपीएससी होता है, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन। वहां करीब 4-5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो अगर आपकी 56% सीट रिजर्व है, मतलब बाकी कितना बचा? बाकी केवल 44% पे एग्जाम हो रहा है। तो उनको दिक्कत होगी कि नहीं बच्चों को? और वो भी 30% आप ऐसे लोगों को दे दिए जो फ्रीडम फाइटर है। तो 12-13 में इसके खिलाफ विद्रोह चालू हो गया कि भाई ये गलत है। हाँ, ये बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन 4 लाख लोग एग्जाम देते हैं और बाकी भी जो एग्जाम है गवर्नमेंट के। अब जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको लगा कि यार ये तो गलत है, हमारा ऐसे में तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, आगे फिर आप इनके बच्चों को भी दे दोगे। तो इन लोग इसके खिलाफ आंदोलन करने लगे। अक्टूबर 2018 में सरकार को भी लगा कि यार सही बात है कि गलत चीज है, और वो सरकार क्या की, ये जो कोटा सिस्टम है इसको हटा दी। मतलब अब ये जो फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्वेशन था इसको हटा दिया गया कि ठीक है। शेख हसीना को खुद लगा कि ये गलत चीज है, हटा देते हैं। आगे क्या हुआ? दिक्कत कब हुई? 5 जून 2024 को हाई कोर्ट का फैसला आया। मतलब ये जो फ्रीडम फाइटर के बच्चे लोग थे ये चल दिए हाई कोर्ट, हमेशा होता है। और हाई कोर्ट इनके पक्ष में फैसला दे दिया। हाई कोर्ट बोला कि ये जो कोटा सिस्टम है ये सही है। अब जब ये फैसला आया तो फिर देश उबल गया कि भाई कोई चीज हट गई थी, सरकार खुद हटाई। अब हाई कोर्ट बोला कि सही है, फिर से लागू करो। तो जो ये बच्चे थे ये सड़क में आ गए, प्रोटेस्ट होने लगा। वो बोलने लगे कि यार पहली चीज तो ये गैर संवैधानिक है, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा। दूसरी चीज आप खुद लेते तो भी समझ में आता, आप अपने पोते पोती को दे रहे, ग्रैंड चिल्ड्रन को दे रहे। तीसरा ये बोले कि इसमें भ्रष्टाचार भी है। भाई कौन डिसाइड करेगा कि ये फ्रीडम फाइटर है ये नहीं है? सरकार डिसाइड करेगी। तो सरकार क्या करती है, अपने पार्टी के लोगों का जो फायदा देती है कि ये मेरी पार्टी का है, मेरी पार्टी के लिए काम कर रहा है, इसको मैं फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर कर देता हूँ। वो बोले कि करीब 60,000 ऑब्जेक्शन लग चुका है। जो ऑब्जेक्शन लगता है ना कि भाई ये नहीं है, और सरकार उसका कोई निराकरण ही नहीं कर रही। बच्चे लगा रहे हैं कि ये तो फ्रीडम फाइटर है ही नहीं,
तो भी उसको फ्रीडम फाइटर बना के नौकरी दी गई, और तो भी आप कोई निराकरण नहीं कर रहे। तो एक असंतोष तो उभरेगा ना। तो ये उभर गया, 60,000 ऑब्जेक्शन लगे फ्रीडम फाइटर की लिस्ट पे, और लोग सड़कों पे उतर आए। मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पे रोक लगा दी, लेकिन प्रोटेस्ट लगातार चल रहा था कि भाई ये गलत है, गलत है, गलत है। सरकार को प्रोटेस्ट को दबाना था, तो सरकार क्या की, शुरू में आंसू गैस की, रबर बुलेट की, पैरामिलिट्री वो की, इंटरनेट बंद की। तो जितना सरकार विद्रोह को दबाने लगी ना, उतना ज्यादा विद्रोह बढ़ने लगा। और दिक्कत कहाँ पे हुई? दिक्कत हुई कि स्टूडेंट यूनियन एक तो है ये पूरे बच्चे, अब इनके साथ ना पूरा वो आ गया। मतलब समझ लीजिए, पहले तो ये स्टूडेंट विद्रोह कर रहे थे, अब इनके साथ आ गए जितने भी अपोजिशन पार्टी हैं वो। समझ रहे? अब अपोजिशन पार्टी को तो मौका चाहिए ना, उनको लगा कि यार अच्छा मुद्दा है, सरकार लगातार है। इसी समय अभी बांग्लादेश में चुनाव भी हुए, फिर से शेख हसीना जीत गई। तो जो खालिदा जिया है या उनकी पार्टी है बीएनपी, या बाकी जो रेडिकलिस्ट तत्व हैं बांग्लादेश में, वो उभर के आ गए। वो ये बोलने लगे कि ये शेख हसीना भारत की वो है, भारत के हिसाब से चलती है, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये हमारे जो कोटा है वो गलत है, और ये इसका सपोर्ट कर रही। तो पूरा जो माहौल है ना, वो कैसा हो गया? स्टूडेंट साथ में अपोजिशन पार्टी, जो भारत में हुआ था ना 1975 के इमरजेंसी में, कि जितनी विरोधी दल है सब आ गए। अब शेख हसीना भी इंदिरा गांधी वाली गलती की, वो गलती नहीं मानी। वो क्या की, और इनके को दबाने का प्रयास करने लगी। इनके जो अब क्या हुआ कि कॉलेज में आंदोलन हो रहा है, अब इनका भी अपना स्टूडेंट यूनियन है आवामी लीग का। आवामी लीग मतलब शेख हसीना की पार्टी का। तो इन लोग क्या किए कि भाई तुम हमारे खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ आंदोलन कैसे कर रहे हैं? तो ये जाके इनको मारने लगे, क्योंकि आवामी लीग सरकार में थी। तो ये जाके मारने लगे, मर्डर तक हुआ, आपस में झड़प हुई, मर्डर हुए। और जनरली आवामी लीग के जो स्टूडेंट यूनियन वाले थे, जाके अस्पताल में मारे, इधर उधर मारे। जो बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारे। अब आप किसी को अगर ऐसे करके दबाओगे ना, बुलेट मारोगे, आंसू गैस छोड़ोगे, तो आंदोलन और भड़क जाता है। बांग्लादेश में क्या हुआ कि आप जितना स्प्रिंग को दबाओगे ना, वो स्थिति ऐसी आ गई थी कि स्प्रिंग फिर उछल गई, और जब उछली तो फिर हालत खराब हो गई। एक दिक्कत और आई, शेख हसीना ना अपने मुंह पे भी कंट्रोल नहीं कर पाई। वो इस टाइप का बयान दी कि बोली कि फ्रीडम फाइटर को नहीं देंगे तो किसको देंगे, रजाकार को रिजर्वेशन देंगे। तो इस टाइप की जो बात की ना, वो कंट्रोल वाली बात नहीं की कि हाई कोर्ट का फैसला है, गलत है, ये है, वो है, आप सही हैं। वो मुंह से बोल रहे थे कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो भाषण ऐसा दे रहे थे कि किसको देंगे, तुमको देंगे, रजाकार को देंगे, जो गद्दार हैं उनको आरक्षण देंगे। तो उससे ये लगा कि यार ये तो बिल्कुल उल्टा ले रही बात का, बतंगड़ बना रही। तुम ही तो हो जिसने रिजर्वेशन खत्म किया था, फिर तो तुम भी रजाकार के सपोर्टर हो गए। तो इसके कारण क्या हुआ, लोग और ज्यादा भड़क गए। शेख हसीना का जो गैर जिम्मेदाराना बयान था, उनके मंत्रियों का गैर जिम्मेदाराना बयान था, इससे लोग बोले कि अब हमको तो शेख हसीना को ही हटाना है। ये सब आरक्षण आरक्षण ठीक है, शेख हसीना को ही हटाना है। रजाकार क्या है कि वही जो मैं बताया ना, जिन्होंने आंदोलन को दबाने के लिए काम किया था पाकिस्तान के समर्थन से। तो जब इनकी सरकार बनी मुजीबुर रहमान की, तो वो पकड़ पकड़ के इनको पनिशमेंट देने लगे। अभी तक पनिशमेंट हुई, अभी आप एक आध दो साल पहले पेपर में पढ़ेंगे तो एक दो लोग को फांसी मिली, कुछ लोग को माफ कर दिया गया। तो वो ऐसा माहौल बना दी कि या तो फ्रीडम फाइटर या रजाकार। तो उससे माहौल और ज्यादा बिगड़ा, और उससे दिक्कत ये हुई कि जो माहौल था आपका बांग्लादेश में, वो बिगड़ गया। और बिगड़ने के बाद लोग फिर प्रोटेस्ट करने लगे। ये था कि वहां की राजधानी जो है, वहां किसी को नहीं आना है। लेकिन प्रोटेस्टर राजधानी तक पहुंच गए, लाखों की संख्या में पहुंचे। वो मोबाइल बंद कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिए, सभी कुछ बंद कर दिए, लेकिन फिर भी प्रोटेस्टर नहीं माने। और आखिरी में ऐसी स्थिति आई कि जो प्रोटेस्टर हैं वो उनके घर में घुस गए। अब देखना, अगर नहीं देखे होगे रील में, प्रोटेस्टर जाके कोई उनके घर के बेड में सो के वीडियो बना रहा है, कोई जाके फ्रिज में खोल रहा है कि यार फ्रिज में तो कुछ रखी नहीं है। तो इस टाइप का जाके उनके घर का तहस नहस कुछ कुछ चोरी करके ले आए। तो ये काम हो गया, मतलब उनके घर में, जैसे श्रीलंका में हुआ था वैसे बांग्लादेश में हुआ।
शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के बाहर भागना पड़ा क्योंकि उनको लगा कि मेरी जान पे खतरा है। और अभी जो वहां के सेना अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया कि ठीक है, अब हम सरकार को कोशिश करेंगे कि फिर से जो स्थिति है उसको बहाल किया जाए, नॉर्मल स्थिति लाया जाए। तो ये बांग्लादेश की सामान्य कहानी है जिसके आधार पे इतना बवंडर मचा हुआ है। मूल में था आरक्षण, जो स्वतंत्रता सेनानियों को मिला था। ये जो आंदोलनकारी थे ना, ये बोले कि केवल 6% आरक्षण ठीक है। बोले कि एक तो 5% जो इथनिक माइनॉरिटी है, 1% जो पीएच है, मतलब दिव्यांग है, विकलांग है, फिजिकली हैंडीकैप है। बाकी बोले महिलाओं को कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का 10% है उसकी जरूरत नहीं, और 30% असली गुस्सा था फ्रीडम फाइटर के लिए, कि जो फ्रीडम फाइटर को आप 30% दिए हो इसकी भी जरूरत नहीं। वो चाहते हैं सभी सीट पे ओपन कंपटीशन हो जिससे सभी को मौका मिल सके। ये बांग्लादेश के जो युवा हैं उनकी चाह थी, इसीलिए वो आंदोलन किए। आंदोलन को सही तरीके से समझा नहीं गया, शुरू में हल्के में लिया गया। ये बोला गया कि विदेशी मीडिया करा रही, विदेशी देश करा रहे हैं, पार्टियां करा रही हैं अपोजिशन, और शेख हसीना ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि मैं इसको संभाल लूंगी। आखिरी में उनको लगा कि अब तो नहीं संभलेगा, तो उनको खुद भागना पड़ा। तो ये बांग्लादेश की कहानी है जिसकी हमने चर्चा की। आगे आप लोग बोलेंगे तो इसको और डिटेल से समझाने का प्रयास करूंगा। ये तो हम लोग सामान्य भाषा में, क्योंकि ये पेपर में खूब आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो मैं बोला कि एक छोटा सा वीडियो तो बनता है, तो वो इसी दिशा में प्रयास था। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम लोग ऐसा कंटेंट भी लाने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।